बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक एकदम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें आना शुरू हो गई हैं। निगरान सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त, फिर निगरान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त, फिर निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो दरख्वास्त है, फिर शुहदा फोरम्स की जानिब से दरख्वास्त, फिर वज़ारत दिफा की जानिब से दरख्वास्त और वज़ारत कानून की जानिब से दरख्वास्तों का ढेर लग गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत, एक सूबाई निगरान हुकूमत ने दरख्वास्त तैयार कर ली, दरख्वास्त मीडिया पर आ गई और अचानक वो पीछे हट गया। ऐसा क्या हुआ, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की जानिब से आज मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम से जो आज मुलाकात हुई और उसमें जो गुफ्तगू की गई है आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर की जानिब से, उन्होंने कहा कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। GHQ में तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमा इकराम और मशाइख से मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ़ ने कहा कि बग़ैर किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली, फ़िरका वाराना या किसी और इम्तियाज़ के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के ज़रिए फैलाई जाने वाली गुमराह कुन प्रोपेगंडे के ख़ात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा है। उन्होंने उलमा व मशाइख से गुमराह कुन प्रोपेगंडे की तशहीर और उसके तदारुक और अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को दूर करने पर ज़ोर दिया है। ये आप जानते हैं कि चित्राल में और मुख्तलिफ़ जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा में, चूँकि वो मीडिया पर चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन फ़िरका वारियत के हवाले से बहुत मसाइल थे और इस बुनियाद पर ये इकट्ठ किया गया था उलमा कराम का और उनकी जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फतवा है। पहले तो 2007 में डॉक्टर ज़ाहिरुल कादरी ने फतवा दिया था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और अब आके उन्होंने उस वक्त डिक्लेयर किया था कि जो दहशतगर्द हैं ये काफिर हैं और जो ज़बरदस्ती किसी पर अपना जो नज़रिया है वो ठोंसना चाहते हैं। अब आगे फिर उलमा कराम ने एक फ़तवा दिया जिसको नाम दिया गया कि जी ये पैगाम पाकिस्तान, और उस पैगाम पाकिस्तान में फिर ये कहा गया कि जो इस तरह का कोई अज़ खुद कोई जमात है, कोई गिरोह है, अगर वो ख़ुद मुसल्लह जिहाद शुरू कर दे तो वो रियासत में, इस्लामी रियासत में वो जायज़ नहीं है जब तक रियासत की इजाज़त ना हो। तो आर्मी चीफ़ ने फ़िक्री और तकनीकी अलूम के साथ साथ कुरान और सुन्नत की तफ़हीम और किरदार साजी के लिए नौजवानों को राग़िब करने में उलमा कराम के किरदार की निशानदही की। उलमा कराम और मशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की और मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए रियासती और सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों के लिए अपनी भरपूर हमायत जारी रखने का अज़म किया। इस मौका पर उलमा कराम ने कहा कि इस्लाम अमन और हम आहंगी का मज़हब है और बाज़ अनासर की तरफ से मज़हब की मसख़ शुदा तशरीहात सिर्फ़ उनके ज़ाती मफाद के लिए हैं जिसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और साथ जो फोरम ने गज़ा में जारी जंग और गज़ा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर भी गम व गुस्से का इज़हार किया और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम करार दे दिया। ये आज की अहम एक डेवलपमेंट सामने हुई है। फोरम ने मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के वतन वापसी, एक दस्तावेज़ी निज़ाम, पासपोर्ट के नफाज, इंसदाद स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के ख़िलाफ़ इक़दामात की हमायत की। अलावा फोरम ने अफ़गान सरज़मीन से पैदा होने वाली दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की मुकम्मल हमायत की और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए संजीदा कोशिशों का भी कहा गया कि हर सूरत संजीदा कोशिशें अफ़गानिस्तान की हुकूमत को करनी चाहिए। बहरहाल आज ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और मैंने आपको बताया कि चंद इलाकों में जो एक लहर चल पड़ी थी ये उसकी वजह से आज ये उलमा कराम और मशाइख का GHQ में कट किया गया था। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहली जो दरख्वास्त है वो निगरान वज़ीर आला सिंध जो साबिक जज हैं मकबूल बाकर, आपको याद होगा एक 2 रुकनी बेंच था जिसने कहा था इमरान खान के जब वज़ीर आज़म थे कि इन्होंने अपने जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं उनको तरक्याती फ़ंड्स दिए हैं, और उसके ऊपर फिर अपने मोबाइल से व्हाट्सएप निकाल के दिखाया था। तो वो जो 2 रुकनी बेंच था, एक काजी फ़ैज़िसा साहब थे और एक मकबूल बाकर साहब थे। अब वो मकबूल बाकर साहब बन गए वो निगरान वज़ीर आला सिंध बन गए। उनकी जानिब से
نگران سندھ حکومت کی جانب سے ایک درخواست پہلے 23 اکتوبر کا جو آرمی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہے آرمی عدالتوں میں، جس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس حراست کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اور جو اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور مختلف عدالتوں کے جو فیصلے تھے جس میں ہینڈ اوور کی گئی تھی کسٹڈی، ان کو بھی غیر آئینی قرار دیا تھا، اس کے خلاف سب سے پہلے جو درخواست ہے وہ نگران سندھ حکومت کی تھی۔ اس کے بعد دوسری درخواست آ گئی پٹیشن نمبر، اس کو باقاعدہ طور پر نمبر بھی لگ گیا، پٹیشن نمبر 25/2023 پروونس آف بلوچستان ورسز اعتزاز احسن اینڈ ادرس، اپلیکیشن انڈر آرڈر رول 6 آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ساتھ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کی دفعات کے تحت 23 اکتوبر کے جو آرڈر ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی ہر صورت اس میں جو سکندر بشیر محمد، یہ محمد ہیں یا محمد، ان کی جانب سے ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، پرائیویٹ وکیل ہائر کیا گیا کہ اس سارے معاملے کے لیے پرائیویٹ وکیل کو، ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کے ذریعے یہ درخواست نہیں دائر کی گئی، بلکہ انہوں نے یہ درخواست دائر کی ایڈوکیٹ خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل جو بلوچستان ہے اس کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک پرائیویٹ وکیل کے ذریعے یہ درخواست دائر کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اٹ از دیئر فور ہمبلی پریڈ دیٹ ان دا انسٹنٹ آف جسٹس ان دا انٹرسٹ آف جسٹس pending disposal of the titled intra-court appeal, the judgment dated 23/10/2023 in constitution petition number 25 of 23 be suspended and held in abeyance، کہ جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے جب تک اپیلیں عدالت میں پینڈنگ ہے۔ یہ کس کی درخواست تھی؟ بلوچستان کی۔ پھر اس کے بعد آ گئی خیبر پختونخوا نگران حکومت نے، وہ بھی سابق جج ہیں ہائی کورٹ کے، جو اب نگران وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک درخواست آ گئی، آرمی عدالتوں کے فیصلہ، جو آرمی عدالتوں کے خلاف فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف اپیل آ گئی، کس کی؟ نگران حکومت خیبر پختونخوا کی۔ نگران جو نگران حکومت سندھ ہے، کل چونکہ بہت زیادہ تنقید کی گئی، چونکہ وہ سابق جج ہیں، جسٹس جواد خواجہ صابق جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، وہ آرمی عدالتوں کے خلاف، اعتزاز احسن آرمی عدالتوں کے خلاف، سلمان اکرم راجہ عدالتوں کے خلاف، پاکستان بار کونسل اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اپنا قرارداد پیش کر چکی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن خلاف، تو اس پر جب سابق جج سپریم کورٹ نے ایسی کوئی درخواست آئی تو وہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، جس پر آج جو ہمارے دوست ہیں سپریم کورٹ سے، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تک نگران سندھ حکومت نے درخواست دائر نہیں کی، درخواست تیار ضرور ہوئی ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں نگران سندھ حکومت کی جانب سے۔ دوسری جانب فیڈریشن آف پاکستان تھرو دی سیکرٹری لا اینڈ جسٹس پارلیمنٹری افیئرز ڈویژن منسٹری آف لا اینڈ جسٹس پاک سیکریٹریٹ اسلام آباد، جواد خواجہ پروونس آف بلوچستان سندھ خیبر پختونخوا پروونس آف پنجاب۔ اب چونکہ ان تمام صوبوں کو، صوبائی حکومتوں کو بھی فریق بنایا گیا تھا، تو یہ اپیلیں دائر کر رہے ہیں، یہ صوبے اپیلیں دائر کر رہے ہیں اپنے جو کیسز ہیں اس میں۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے بلوچستان اور کے پی حکومتوں کی جانب سے فوجی عدالتوں کے خلاف، اس میں جو موقف اپنایا گیا ہے، درخواست میں اپیلوں پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ درخواستیں سرے سے تھی ہی ناقابل سماعت، اور اس وجہ سے ہر صورت جو وہ فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور جو آرمی عدالتوں میں ٹرائل ہے اس کو ہر صورت قبول کیا جائے، اور اس کو یہ کہا جائے کہ وہ درست ہے۔ حکومت اور وزارت دفاع نے جو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی جو ملٹری ٹرائل ہے اس کے حوالے سے چیلنج کی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئیں، جن میں وفاقی حکومت اور وزارت دفاع نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ذریعے درخواستیں دائر ہوئیں۔ آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، یہ استدعا کی گئی، اور ساتھ کہا گیا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی سیکشن 59 سب سیکشن 4 بھی بحال کی جائیں۔
वजारत दिफा ने अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की। अपील में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समात थीं। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलदम होने से मुल्क को नाकाबिल इतलाफी नुकसान होगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अटॉर्नी जनरल के जरिए इंटर कोर्ट अपील में वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी करार देने का फैसला भी मुअत्तल किया जाए। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ़ौजी अदालत के ट्रायल के दौरान फ़ौजदारी और सिविल कानून को मद्देनज़र रखा जाता है। कोर्ट मार्शल का ट्रायल बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह एक सेशन जज ट्रायल करता है। 9 मई के वाक़यात की रोशनी में 139 गाड़ियाँ बशमूल 98 सरकारी गाड़ियाँ जुज़वी या मुकम्मल तबाह हुई। 9 मई के वाक़यात के सबब 2539 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें 1982 मिलियन का नुकसान फ़ौजी तनसीबात और गाड़ियों को पहुँचा। वफाकी हुकूमत की अपील में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून दुरुस्त करार देकर इतलाक़ 21 अप्रैल 2023 से किया। आम शहरियों की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें सुनने वाले बेंच की तश्कील ही दुरुस्त नहीं थी। 9 मई को जो वाक़यात हुए वो जराइम सिविल नौइयत के नहीं बल्कि मिलिट्री नौइयत के हैं। 9 मई के वाक़यात का बराह रास्त ताल्लुक़ मुल्क की सलामती से है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो फ़ैसला देने वाली मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो काज़ी फ़ाज़ीसा ने तश्कील दिया। वफाकी हुकूमत और जब वो बेंच तश्कील दिया तो उस पर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ भी नहीं किया कि ये बेंच कानून के मुताबिक नहीं बना। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए जब तक अपीलें पेंडिंग हैं। उनको पता है कि अब जैसे पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई कि अब सवाल जवाब पूछना शुरू हो जाएगा मामला, इस वजह से उन्होंने ये दरख्वास्तें दायर की हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।